dear students, welcome back to the GDC Live. So in the series of the Topper Talk, आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर लोकेश कांतिलाल जैन। लोकेश ने ऑल ओवर इंडिया रैंक 20 ऑब्टेन की और इस 20 रैंक को ऑब्टेन करने के लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा हार्डवर्क, डेडिकेशन एंड एक सैक्रिफाइसेस को उन्होंने साथ में लेके चले। तो आइए उनकी इस जर्नी को हम जानते हैं, उन्होंने कैसे मेहनत किया और कैसे अपने इस रैंक को अचीव किया, क्या क्या उनको कठिनाइयां हुई, क्या क्या उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी फॉलो की, हर चीज को हम यहाँ पे लाइन अप करने वाले हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं लोकेश जैन। लोकेश जैन की बात करूं, ये बी फॉर्म स्टूडेंट हैं एमवीपी कॉलेज ऑफ फार्मेसी नासिक से। तो लोकेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेडीसी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सर। ओके लोकेश, पहली बात तो आपको आपकी इस रैंक के लिए, जो आपने इतनी अच्छी मेहनत करके इस रैंक को ऑब्टेन किया, इसके लिए बिग कांग्रेचुलेशन फ्रॉम होल द टीम ऑफ जीडी। ओके लोकेश, देखिए, जब सफलता मिल जाती है तब तो सब कोई नाम करता है, लेकिन हमें सफलता आपकी जो कैसे मिली, हमें उसको जानने की ज्यादा इच्छा है, ताकि जो नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट्स हैं या अपकमिंग फार्मा बर्ड्स हैं, उनको आपसे मोटिवेशन मिल सके, आपकी इन बातों से प्रेरणा मिल सके। तो मैं एक स्टार्टिंग करूंगा कि आपको जीपैट की तैयारी करनी है, इसका मोटिवेशन कहाँ से आया, कैसे आपने इस जीपैट के बारे में आपने नॉलेज कलेक्ट करके स्टार्ट किया, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताया। जी सर, देखिए सर, मैं जो कॉलेज में पढ़ता हूँ, एमवीपी कॉलेज ऑफ फार्मेसी नासिक में, तो सर हमारे कॉलेज का एक ट्रेडिशन रहा है कि हर साल 40-50 स्टूडेंट जीपैट एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं सर। जब हम जूनियर हुआ करते थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो हम उनको देखकर मतलब ऐसे प्राउड फील करते थे कि नहीं यार, AIR रैंक कुछ तो भी होता है, कि अगर उन्होंने अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। बाद में जब वो नाइपर की एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते थे, तो नाइपर में कैसा होता है, वहाँ की क्या फैसिलिटी होती है, वहाँ के एडवांटेजेस क्या है, तो उसकी वजह से ऐसा लगता था कि नहीं यार, अभी जीपैट करना है, फिर आगे नाइपर की एग्जाम देनी है। चलिए बहुत बढ़िया। एक ये बिल्कुल लोकेश, मैं जहां तक समझता हूँ कि हाँ, एक अच्छे कॉलेज का हमेशा आपको एडवांटेज मिलता है, और अगर एक कॉलेज अच्छा होता है, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के सीनियर्स, वहाँ का इन्वायरमेंट ही एक अलग होता है, जहां पे आप सारी चीजों को सीखने का मौका मिलता है। और वाकई एमबीपी कॉलेज ऑफ फार्मेसी बहुत बेहतरीन कॉलेज है, हर साल वहां से स्टूडेंट्स निकलते हैं, और मैं कई बच्चों को पर्सनली जानता हूँ जिनके हम ऑलरेडी इंटरव्यू कर चुके हैं। चलिए लोकेश, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन आपके सीनियर्स से मिल गई, आपने अपने सीनियर्स को देख के एक मोटिवेशन बनाया कि हाँ, आपको प्रिपरेशन करनी है, सारी चीजें। अब जब बाय टाइम प्रिपरेशन की, तो सबसे पहला पॉइंट आता है स्टार्टअप। मैं स्टार्ट कहाँ से करूं, इतना वास्ट सिलेबस है, इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हम ये प्रिपरेशन को स्टार्ट कहाँ से करें, तो वो आप थोड़ा सा फेज मुझे बताएं कि कैसे आपने उस चीज को ओवरकम किया। सर, जो प्रिपरेशन की बात आई, तो जैसे कि मैंने बोला कि हम सीनियर से बहुत कांटेक्ट में रहते थे, तो जब हम उनसे पूछने जाते थे कि अभी क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना नहीं चाहिए, या फिर ऐसे ऐसे कुछ बातें होती है जो हमें डायरेक्टली लर्न करनी पड़ती है, रट्टा मारना पड़ता है उसका, तो वो चीज़ें कब पढ़नी चाहिए। तो ऐसे ही जब हमारे सीनियर्स हमें बताने लगे, तो वहाँ से एक आइडिया आते गया कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिया कि अभी कोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो उसमें क्लासिफिकेशन आता है, तो क्लासिफिकेशन बाय हार्ट होना चाहिए, तो वो एक दिन में तो होगा नहीं, तो वो हर दिन पढ़ना चाहिए। तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट की स्टार्टिंग होती गई कि नहीं, आज ये पढ़ेंगे, कल वो पढ़ेंगे। ऐसे ही कोग्नोसी का भी था कि हमारे सीनियर्स बोला करते थे कि आ, हर दिन 2-3 ड्रग करते रहो, तो फिर वो आगे जाके ज्यादा बर्डन नहीं आता। तो ऐसे ही शुरुआत हुई, और फिर जैसे जैसे हम बड़े मतलब अगले थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में गए, तो समझ गए कि कहाँ तक अपनी पोटेंशियल है और हमें कहाँ तक जाना है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा लोकेश, जब ये तो हमें समझ में आ गया, सीनियर्स ने हमको ये गाइडलाइंस आपको दे दिया कि हमको तैयारी कैसे करनी है, फिर आपके पास भी क्वेश्चन आया होगा कि बुक्स कौन सी यूज करें, स्टैंडर्ड बुक्स यूज करूं या स्टडी मटेरियल पे चलूं। अगर स्टडी मटेरियल पे चलता हूं तो किसका स्टडी मटेरियल, कैसा, हम कहाँ से कलेक्ट करें, कैसे मैं नोट्स बनाऊं, तो थोड़ा सा उस चीज को कैसे, क्या आपने किया, कौन सी बुक्स को यूज किया, या थोड़ा सा नोट्स जो भी आपने यूज किया। सर, देखिए, सीनियर्स ने बताया था कि अगर तुम्हें अच्छी एग्जाम
अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्लियर करना है तो तुम्हें बुक पढ़ने पड़ेंगे कि जो रेफरेंस बुक्स जो स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, जैसे फार्मास्यूटिक्स का लैक्मन हुआ या फिर फार्माकोलॉजी के लिए केडी त्रिपाठी हुआ। तो हमने पहले से ही शुरुआत से ही स्टैंडर्ड बुक्स ही यूज की। और फिर जो स्टडी मटेरियल की बात हुई तो फिर जो इंटरनेट पर या फिर जीडीसी की खुद की जो स्टडी मटेरियल है तो हमने उनका बहुत इस्तेमाल किया सर। अच्छा, और मतलब आपने जीडीसी का स्टडी मटेरियल यूज किया। जी सर, जी सर। चलिए, एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब आया नोट्स के बारे में कि आपको नोट्स लेना चाहिए या स्टैंडर्ड बुक्स में सारी चीजें हम शायद ना कर पाए, थोड़ा सा हमको नोट्स पे चलना पड़ेगा, तो जीडीसी ही क्यों? पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है और बच्चों से जानना चाहता हूँ कि जीडीसी ही क्यों? आप क्यों जीडीसी को प्रेफर किए, या क्या आपको बेनिफिट मिला, या क्या आपको मोटिवेशन ऐसा था? सर जीडीसी की जो पहले हम टेस्ट दिया करते थे, जो डेली क्विज रहती थी ना, तो वहाँ पे हम टेस्ट दिया करते थे। तो फिर वहाँ की जो क्वेश्चन की जो क्वालिटी थी या फिर मतलब हर हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सोचना पड़ता था। ऐसे भी नहीं कि ये बहुत क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो फिर वो कहाँ से मिलेगा? तो नहीं यार, अभी सीनियर्स ने भी बोला था कि जीडीसी भी बहुत अच्छा है और फिर जीडीसी का ट्राई किया और जीडीसी जीडीसी ही सब कुछ आगे किया सर। अब मैं आता हूँ, चलिए नोट्स आपके पास हो गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कितना पढ़ें और टेस्ट देना कितना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई करना अलग है लेकिन टेस्ट देना अलग है। रीजन क्या है कि जब आप पढ़ते हैं तब सिर्फ पढ़ते हैं, तो टेस्ट सीरीज आपने सॉल्व किया, टेस्ट देना आपको कितना जरूरी लगता है कि बच्चों को टेस्ट देना चाहिए? सर अभी जब जीपैट की डेट थी उसके 2 महीने पहले से मैं हर एक दिन एक टेस्ट देता था, भले वो टॉपिक टेस्ट हो या फिर भले वो मॉक टेस्ट हो। तो सर जब हम टेस्ट सॉल्व करते हैं तो हमें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है कि हमारे ऊपर टाइम का प्रेशर रहता है कि नहीं यार अभी 2 घंटे बचे, 1 घंटे बचा है। और दूसरा एक एडवांटेज उसका ये है कि बहुत सारे पॉइंट्स नए मिलते थे, तो फिर वो पॉइंट्स जब हमें सॉल्यूशन में मिलते थे वो हम नोट्स में लिखा कर लेते थे। तो तो इसी तरह से हमारा कंटेंट भी बढ़ा और हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हुआ सर। चलिए, मतलब आप लक्ष्य जीपैट टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, 100 जी ऑनलाइन सर। जो टेस्ट मिलते हैं। अच्छा, ठीक है, आप लक्ष्य जीपैट टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट है और आपने वहां पे सॉल्व किया, आपको एक्सप्लेनेशन मिला, तो इससे क्या हुआ, आपको सेम इन्वायरमेंट मिल गया जो जीपैट का होता है, और आपको एक्सप्लेनेशन भी हर क्वेश्चन का मिलता रहा, तो वो चीजें आपके लिए हेल्पफुल रही। चलिए, बहुत जी बढ़िया। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते हैं क्या, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना जरूरी है क्या? तो आपके नजर में अगर मैं बात करूं लोकेश के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनको सॉल्व करना चाहिए बच्चों को या नहीं करना चाहिए? सर एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि एक आइडिया आ जाता है कि पहली बात तो हमें डिफिकल्टी लेवल समझ जाती है। जैसे कि अगर हम लास्ट स्टेज में हैं जीपैट प्रिपरेशन के, तो हमें सब कुछ पता चल जाता है कि हमें हमने क्या पढ़ा हुआ है क्या पढ़ा नहीं हुआ। तो अगर हम प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं कि जो हमने पढ़े नहीं होते। तो अगर हमारे पास जो बफर टाइम रहता है अगर उसमें हम वो कवर कर सके तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वो बस पॉइंट एक ऐसे रट्टा मारकर हम भी ध्यान रख सकते हैं सर। तो मुझे लगता है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे तो उससे हमें एक डिफिकल्टी लेवल मिल जाता है, मींस हमको एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्लस हमारा जी एक रिदम भी बन जाता है और गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। बहुत मौका अच्छा मिलता पॉइंट है, क्योंकि कई बार मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाएं नेक्स्ट ईयर एग्जाम में, है। लेकिन रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो शायद जी आपने इस बार 2021 में भी आपने फील किया होगा कि कुछ क्वेश्चंस हमारे रिलेटेड क्वेश्चंस ही थे जो लास्ट प्रीवियस ईयर में थे। चलिए, बहुत जी बढ़िया सर। है। जी अच्छा, ये जब बात आती है टाइम, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें मॉर्निंग टाइम अच्छा लगता है प्रिपरेशन का, कुछ इवनिंग टाइम, नाइट, लेट नाइट टाइम, कुछ होते हैं जो लगातार वाले होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका बेस्ट टाइम ऑफ स्टडी क्या था, या कितने घंटे आप थोड़ा सा स्पेंड करते थे, थोड़ा सा उस चीज को जरूर पॉइंट करें। हाँ सर, अभी जब से लॉकडाउन हुआ ना, तो हम ऐसा सोचा करते थे कि नहीं यार ये टाइम अभी लाइफ में कभी नहीं आएगा। जो 15 दिन 15-15 दिन के जो स्लॉट्स हुए थे लॉकडाउन के, तो हम सोचा करते थे कि नहीं यार
अगर हम कॉलेज में रहते तो फिर प्रैक्टिकल्स या फिर लेक्चर्स में बहुत टाइम जाता। तो अगर हमें फ्री टाइम मिल रहा है तो हम उसका पूरा यूटिलाइज करें। तो सर हम मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था कि सुबह ही पढ़ना है या फिर शाम में ही पढ़ना है। तो मैं ऐसे कम से कम दिन भर के 11-12 घंटे हर दिन पढ़ाई करता था सर। मतलब आपने कभी ये नहीं फॉलो किया कि मुझे इस टाइम पे पढ़ना है, आपने केवल एक जी फॉलो किया कि जब भी टाइम मिला पढ़ लेते हैं। ठीक है, जी टाइम सर का जी सर। यूटिलाइजेशन बहुत बेस्ट। एक अगर मैं आइडियल स्टूडेंट की बात करूं तो बिल्कुल यही होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर कॉलेज है, रास्ते में हमें जाना है आना है, बहुत सारे काम है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत होता हूँ, लेकिन जहां पे आपको टाइम मिला ना, अगर 2 मिनट का टाइम मिला उसको यूटिलाइज जरूर करें। जी पांच सर। मिनट का यस टाइम सर। मिला, एक एक क्लासिफिकेशन ही बिल्कुल। तो लोकेश का ये जो पॉइंट था बहुत बढ़िया। अच्छा लोकेश, आप जब बुक्स की बात करते हैं, आपके लिए जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि कहते हैं कि सर मेरे लिए कोग्नोसी टफ है, कुछ मेरे कहते हैं मेरे केमिस्ट्री मुझे टफ लगती है, कुछ कोलॉजी टफ लगती है। आपके लिए सबसे टफ सब्जेक्ट क्या था और उसके लिए आपने क्या किया, कौन सी बुक फॉलो किया और कैसे सॉल्व किया? सर टॉप सब्जेक्ट में तो मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है सर। मैंने बहुत सारा मतलब जो बेसिक कंसेप्ट लगती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करने के लिए, वो मैंने यूट्यूब से पढ़ा था सर। और मतलब ऐसे कभी मन नहीं हुआ कि चलो यार ये मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे थोड़ा सा हट जा रहा है तो मैं कोई बुक लेकर पढूं, क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता था। अगर मैं पढ़ भी लिया तो फिर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था तो वो गलत हो जाते थे, तो थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था सर। तो इसलिए मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया उस पर, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है कि जो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगती है, उसके उसके साथ में परफेक्ट था सर। मतलब आपने एक सिंपल बोलूं तो हाँ, आपने उतना पढ़ लिया जितना जरूरी है। ठीक है, जी सर। ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं बनाते। चलिए, बहुत होता है, देखिए बहुत सारे बच्चों को होता है कि किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने उससे काम चला लिया कि हाँ हमारी सर काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा लोकेश, एक पॉइंट आउट करते हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। लाइक कुछ फार्माकोलॉजी में भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, फॉर्म के आ जाते हैं, या हमारे पोसोलॉजी पूरा न्यूमेरिकल्स पे ही डिपेंडेंट है। तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जैसे बच्चे कहते हैं कि सर कैसे हम सॉल्व करें, आपको भी कभी उसमें प्रॉब्लम हुई? आपने उसके लिए कुछ फोकस किया था? हाँ सर, न्यूमेरिकल्स में कभी कभी मुझे तकलीफ होती थी सर। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए या फिर जीडीसी के मॉक टेस्ट वगैरह हुए, तो उसमें एक पैटर्न समझ में आ गया कि कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सर मैंने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह ही उसको ही ऐसे ही हैंडल किया कि ये क्वेश्चन आ सकता है तो इसका बेसिक क्या है। और मैं जो मैथमेटिकल बेसिक्स है अगर वो क्लियर हो तो फिर कोई भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने आ जाता है सर। बहुत बढ़िया। अच्छा अब लोकेश, मैं आपसे पॉइंट आउट करता हूँ, प्रिपरेशन तो आपने किया, मेहनत किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए लगातार मेहनत कोई नहीं कर पाता है। कभी कभी होता है कि किसी टेस्ट में मार्क्स डाउन हुए तो अपने आप में एक लगने लगता है मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरी प्रिपरेशन डाउन हो रही है शायद। आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी, तो आपका भी ये मोटिवेशन लेवल डाउन हुआ होगा। फिर आपने उस टाइम पे क्या किया एग्जैक्टली? जी सर, मोटिवेशन तो डाउन होता था सर। लेकिन जब पहले से मैं बताते आ रहा हूँ कि मुझे मतलब जितना टाइम हम अपने सीनियर के साथ स्पेंड करेंगे उतना टाइम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ उससे एक रूट निकाल लिया होता है। तो फिर मैं क्या करता था, मैं जब सीनियर से बात करता था तो हमेशा सीनियर मुझे यही बताया करते थे कि यार लोकेश, हमने हमारी तरीके से पढ़ाई की है, तू अपनी तरीके से पढ़ाई कर रहा है। तो फिर अगर तुझे क्वेश्चन मतलब कम अटेम्प्ट कर रहा है या फिर तू क्वेश्चन बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर रहा है तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है वो ज्यादा मैटर करती है। ऐसा भी नहीं है कि तू 125 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएगा, क्योंकि उसको उतना किसी को पॉसिबल नहीं होता ज्यादा। तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि जो 125 के 125 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर तू सोचा कर कि तुझे एक्यूरेसी का मतलब एक्यूरेसी के बारे में सोचा कर। अगर तेरी एक्यूरेसी अच्छी है तो तू कम मार्क्स में भी कम क्वेश्चन सॉल्व करके भी अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो हमेशा मेरा यही मोटिवेशन रहा है कि नहीं यार लोकेश, वो करना है ना, वो परफेक्ट करना है। तो भले ही मार्क्स कम मिले, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो करना है वो अच्छे तरीके से करना है। ये बहुत बढ़िया। और मैं हमेशा इस चीज कहूंगा कि हमेशा जब आप प्रिपरेशन करते हैं ना, तो किसी ना किसी पर्सन को आप सामने जरूर रखें। सामने रखने का मतलब आप अपने साथ रखिए,
बात करिए उनसे, मोटिवेट होइए उनसे, वो कहीं ना कहीं आपको अच्छी चीजें देंगे, और खास तौर पर जिन्होंने वो चीज कर रखा है। तो अगर आपके जी सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं गाइडेंस। अच्छा, आपके कॉलेज का कैसा सपोर्ट रहता रहता है आपके यहाँ पे, कैसे आपके प्रिपरेशन में या जीपैट की प्रिपरेशन में? सर, एक्चुअली हमारा जो कॉलेज है तो वहाँ पे ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं, बस एक तो स्टडी का एनवायरनमेंट लगा रहता है। तो फिर जैसे ही हम कॉलेज में एंटर करते हैं, राइट फ्रॉम प्रैक्टिकल्स हमें जो एक्सपोज़र मिलता है कि तुम सामने आकर ये प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करके दिखाओ, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे कांसेप्ट होती है। देखो, एक्सप्लेन करना है तो हमें कुछ पढ़ के जाना पड़ता है, तो फिर वो एक्सप्लेन करते टाइम बहुत सारी बातें समझ जाती है। एक तो एक मतलब जो एक्टिविटी के टाइप में एक एक्सपीरियंस हुआ। बाद में जो लाइब्रेरी होती है वो मतलब बहुत अच्छी लाइब्रेरी रहती है। तो वहाँ के बुक्स या फिर हमें 24 आवर्स के लिए लाइब्रेरी ओपन रहती है, तो फिर उसका बहुत मतलब प्रिपरेशन पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है सर। ओके, ये बहुत बढ़िया कि हाँ आपने कॉलेज का यूज किया, लाइब्रेरी का यूज किया, वहां से आपने सारे बुक्स को और प्रिपरेशंस करने के लिए गाइडलाइंस लेते रहे। कॉलेज का एक बहुत अच्छा सपोर्ट आपके साथ रहा। ओके, एक सिंपल, अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि हाँ, आपके रिजल्ट में जीडीसी का कितना योगदान आप मानते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर, क्योंकि राइट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ माय प्रिपरेशन मैं जीडीसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले तो जितने भी वीडियोस है आपके या फिर जीडीसी के जो भी वीडियोस है, तो वो हम देखा करते थे साथ में बैठकर, उसको डिस्कस किया करते थे। तो इसे मैं परसेंटेज में बता नहीं सकता, लेकिन राइट फ्रॉम माय फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन टिल नाइपर एंड, मतलब जितना हो सकता है हम जीडीसी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी अभी जो टॉप रैंकर्स है उनको जीडीसी का जो क्रैश कोर्स मिला है नाइपर का, वो तो अनबिलीवेबल है सर, बहुत भारी है सर वो। चलिए, ये बहुत बढ़िया। देखिए, हमारा टारगेट यही होता है कि हम बच्चों को बेस्ट दें, और अगर आप जैसे होनहार बच्चे होते हैं तो हमें भी और मजा आता है आप लोगों को बेस्ट देने में। ये आप लोगों की मेहनत है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा लोकेश, अब थोड़ा सा मैं आपके प्रिपरेशन प्लान पे आता हूँ। अकॉर्डिंग टू, मैं अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, बेस्ट बुक में अगर आपके जूनियर्स जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, अगर आप उनको सजेशन देना चाहें बुक से रिलेटेड कि ये बुक्स इस सब्जेक्ट के लिए प्रेफर करें, थोड़ा सा एक मेजर और माइनर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने कभी डिवाइड करके अगर पढ़ा हो तो उनको बता सके एक बार। ओके सर, देखिए अभी फार्माकोलॉजी के लिए तो केडी त्रिपाठी इज द बेस्ट, और साथ में जो गर्ग गुप्ता का बुक है तो वो भी बहुत अच्छा है सर। फार्माकोलॉजी हुआ, फार्माकोग्नोसी के लिए हमने जीके भी पढ़ा था। और मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए इनामदार मैम का जो बुक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री बाय इनामदार, वो हमने पढ़ा था, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे शॉर्ट नोट्स शॉर्ट टाइप में दिया हुआ है। फिर बायोकेमिस्ट्री वगैरह के लिए सत्यनारायण इज द बेस्ट बुक, उसके बाहर का कोई क्वेश्चन हमने देखा नहीं अभी तक। और और बुक्स फिजिकल लाइक अगर फार्मेसी मैं के थोड़ा लिए, सा, हाँ, हाँ, फिजिकल फार्मेसी के लिए इफ पॉसिबल मार्टिन इज द बेस्ट बुक। मार्टिन अगर पढ़ लिया तो उसका लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ जाता है जी एग्जाम में। चलिए, मतलब आपने एक बेसिक बुक्स का एक आइडिया हो गया, और जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स सुन रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, उनकी बुक्स को जरूर नोट डाउन करें, और इनसे गाइडेंस जरूरी है। बहुत हेल्पफुल है, और बहुत अच्छी बुक्स का इन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स का रेफरेंस दिया है, जरूर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ओके, चलिए अब मैं एक लास्ट स्ट्रेटजी की बात करता हूँ लोकेश। जो ये दिसंबर का मंथ आप इमेजिन करिए, जब नोटिफिकेशन आया था कि हाँ फरवरी एंड में जीपैट का एग्जाम होगा। अब लास्ट वीक का दे दिया था उन्होंने, डेट तो थी नहीं। तो ये मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि हमारा प्रिपरेशन नहीं हुआ, कैसे हम इस चीज को रिवाइज करें, मेरा कैसे क्या होगा, एक डर का माहौल, घबराहट, एंजाइटी, सारी चीजें मन में आती हैं। तो वहां से आप मुझे थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन प्लान बताएं, वो लास्ट 2 मंथ्स स्ट्रेटजी। ओके, लास्ट एक्चुअली सर जब हाँ, मतलब हम पढ़ाई कर रहे थे तो एकदम अचानक से जब नोटिफिकेशन आया कि अभी आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, कि जो लास्ट वीक ऑफ फरवरी में होने वाला था। तो सर उस दिन तो कुछ पढ़ाई हुई नहीं, तो सब जो क्वेश्चन थे जो आपने अभी बोला वो सब माइंड में आकर एक साथ आ गए हो।
तो सर उस दिन सीनियर से बात की सर कि ऐसा-ऐसा है, अभी 2 महीने बाकी है, तो फिर अभी क्या किया जाए? तो वो बोले कि नहीं, तुम्हारा अभी इतना तो मैच्योर हो चुके हो कि तुम अभी अपना तुम्हारा खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ। तो सर एवरी मतलब 5-5 डेज़ के स्लॉट में एक-एक सब्जेक्ट डिवाइड कर लिया कि जो बस रिवीजन करना था, और लास्ट एग्ज़ाम के लास्ट 10 डेज़ में हमने 2 बार रिवीजन करने का सोचा था सर। लेकिन एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा सर मुझे कि जो लास्ट 10 डेज़ थे, तो वहाँ पर ऐसे माइंड में ना शिफ्टिंग ऑफ सब्जेक्ट होते जाता था कि अगर हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो फिर अगर एंटी मलेरियल ड्रग लिया, सपोज़ सिंकोना लिया, क्विनिन, क्विनिडीन वगैरह लिया, तो हम सोचते थे कि यार नहीं, ये ड्रग तो हमने फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ा था। तो फिर से वहाँ वहाँ से शुरुआत करते थे कि उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, उसकी फैमिली क्या है। तो सर ऐसे करते-करते सब सब्जेक्ट हमने इसे कंपाइल करके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की सर। ओके, चलिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट कि हाँ, आपने जब स्ट्रेटजी प्लान आउट किया तो आपने 7 डेज 5 डेज अलग-अलग सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लिया। और सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा बिल्कुल कि जब आप पढ़ाई करें ना, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में मत रहिए। फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो, बहुत सारी ड्रग आपकी फार्माकोलॉजी वाली नेचुरल जो हमारी ड्रग होगी, वो फार्माकोग्नोसी से मिली-जुली होगी। तो हाँ, उनको भी याद करते चलिए, दिमाग को चारों तरफ रन करते रहिए कि हाँ, शायद अच्छा ये क्या था? एक मन में क्वेश्चन खुद से आने ही चाहिए। और जब वो खुद से क्वेश्चन आने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है ना, तो डेफिनिटली आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है, ये ज़रूर आप प्लान करिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। ओके लोकेश, अब हम थोड़ा-सा एंड अप की बात करते हैं। लाइक जब आप फाइनल डे एग्ज़ाम की बात करें, फाइनल डे जी सर। एग्ज़ाम, ढेर सारे सवाल, क्वेश्चन कैसे आएँगे, कितने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर पाएँगे, होगा नहीं होगा, तमाम प्रकार के क्वेश्चन्स रहते हैं, जब हम सेंटर्स पे जाते हैं। तो सेंटर्स पे जाना, वहाँ पे क्वेश्चंस को देखना, और आपने जो पहले एनवायरनमेंट टेस्ट सीरीज सॉल्व किया था, तो उससे कुछ आपको बेनिफिट हुआ, वो पॉइंट ज़रा लास्ट डे मुझे अपना एग्ज़ाम डेट ज़रूर बताइए। ओके सर, सोचा था कि लास्ट डे एग्ज़ाम के दिन कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। जैसे ब्रेकफ़ास्ट करते हैं वैसे सब कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाले थे नोट्स नोट्स के हिसाब में, तो वो पढ़ने थे, तो वो पढ़ लिया। और सबसे बड़ा मोटिवेशन आज तक, और मैं आने वाले जो देखने वाले हैं, उनको भी मैं देना चाहूँगा, जब भी मैं टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करता था, तो ऐसा ही सोचकर करता था कि तू लोकेश है, और तूने जो पढ़ा है, वो किसी ने नहीं पढ़ा होगा, या फिर जो क्वेश्चन तुझे नहीं आ रहे, तो बाकी लोगों को भी नहीं आएँगे। तो मन में एक ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा ना, तो ये किसी को नहीं आएगा। तो वो एक मोटिवेशन का पॉइंट था सर। तो बस उसी को लेकर चले कि जब सीनियर से बात करते थे, ठीक है, हमने बहुत लोगों का सुना, इंटरव्यू सुना कि वो लोग 125 में से 125 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या फिर 120 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन उनके टाइम पे एनवायरनमेंट अलग था, हमारे टाइम पर एनवायरनमेंट अलग है। तो फिर उन्होंने अलग कंडीशंस फेस की, हमने अलग कंडीशंस फेस की है। तो फिर जब हम पूरा 1 साल, 1.5 साल पढ़ाई करते हैं, तो हमें समझ आता है कि नहीं यार, अभी अगर 125 क्वेश्चंस पूरे देख लिए, तो हमें समझ आता है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितने क्वेश्चन की हम रिस्क ले सकते हैं। तो जब मैं ये सोचकर गया था, तो ज़्यादा घबराहट नहीं हुई थी सर उस दिन, क्योंकि मुझे पता था कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आएगा। तो क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था सर, ये टेस्ट सीरीज सॉल्व कर करके, तो लास्ट में वही हुआ कि मैंने फर्स्ट राउंड में जो 80 क्वेश्चन सॉल्व किए, वो सब के सब बराबर आए, और अच्छे मार्क्स मिले सर उसकी वजह से। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी, ये प्लानिंग लगी। हाँ, एक चीज़ होना चाहिए, यू आर द बेस्ट, यू आर द यूनिक। आप जी जैसा सर। दूसरा कोई नहीं है। आपने अगर मेहनत बहुत अच्छे से कर रखी है, तो डेफिनिटली आप अच्छा ही रिजल्ट लाएँगे, अच्छा ही आपका होगा। और अगर आपने ज मेहनत अच्छे से की और अगर कोई चीज़ आपको नहीं आ रही, तो वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे को भी आ ही जाए। बिल्कुल, हमेशा अपने आप के मोटिवेशन लेवल को हाई रखना चाहिए, फील कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई एम द बेस्ट, आई एम द ओनली वन व्हिच आई हैव। बहुत बढ़िया लोकेश, आई लव दिस पॉइंट, और मुझे डेफिनिटली मैं नेक्स्ट अपने बच्चों को इस चीज़ को ज़रूर मोटिवेट कराऊँगा कि हाँ, आप यूनिक हो, आपको घबराना नहीं है। चलिए जी बहुत सर। बढ़िया। अच्छा लोकेश, लास्ट पॉइंट करूँगा, जब आप लास्ट स्ट्रेटजीज़ कर रहे थे, आपने जीडीसी के डाइजेस्टर इनको यूज़ किया?
सर एक्चुअली जीडीसी डाइजेस्टर का यूज़ नहीं किया, क्योंकि मतलब जो टेस्ट सीरीज मैंने सॉल्व की थी, वो जो लक्ष्य नाय पर लक्ष्य जीपैट था, 100 टेस्ट थे उसमें। उसमें से सब तो सॉल्व नहीं हुए, लेकिन उसमें से 75% पेपर सॉल्व हो गए थे। तो उसमें से इतने पॉइंट मिल चुके थे कि ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, अभी सफिशिएंट था कि हाँ अब ये सफिशिएंट है। हमारा। और जी जी जी। ऑब्वियस जीडीसी सी का बात है, वो देखिए यही। जी जी। हमेशा यही होता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं इसको हम पहले एक चीज को अच्छे से कर ले, फिर हम दूसरे स्टेप पे चलेंगे। और वही चीजें आपने फॉलो किया, बहुत बढ़िया लोकेश। ओके लोकेश, अब मैं आपकी तरफ से एक बेस्ट एडवाइस चाहूंगा उन बच्चों के लिए जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करेंगे। अगर आप उनको एक पूरी समरी वे में, लाइक शॉर्ट समरी, हम उनको सारी चीजें दे सकें कि स्टार्टअप कैसे करें और एंड अप कैसे करें, तो उन बच्चों के लिए जरा एडवाइस हो जाए कुछ। ठीक है सर। एक्चुअली अभी आने वाली जो बैच है, तो वो पैंडेमिक से ही गुजर रही है। तो मैंने जैसा सोचा था कि आप ऐसे ही पढ़ाई करो कि अभी ये दिन कभी वापस नहीं आने वाले, क्योंकि ये पैंडेमिक में मतलब ऐसे जो न्यूज़ सुनने मिलते हैं कि इसका ये हुआ, उसका वो हुआ, तो फिर सब बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो अगर हम इस बात से दूर रहे, या फिर अगर इस बात को हम टालते रहे, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में बहुत उसका फ़ायदा मिलेगा सर। क्योंकि अगर एक बार हमने ट्रैक पकड़ लिया, तो पीछे खींचने वाला हमें कोई नहीं होता। हमारे खुद के सिवा हम पीछे आ ही नहीं सकते। तो अगर स्टार्ट करना है तो पहले, अगर हाँ, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ये बतानी है कि कंसिस्टेंसी चाहिए। कि अगर आप 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और कल 1 घंटा कर रहे हो, परसों कर ही नहीं रहे हो, तो उस पढ़ाई का कुछ मतलब नहीं। उस पढ़ाई से आप लोग अच्छी रैंक नहीं ला पाओगे। तो और दूसरी बात, जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो हर एक क्वेश्चन को आपने रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं भी हर एक क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देता था। मतलब अगर एक क्वेश्चन है कि जो बहुत सिंपल है, मुझे 100% पता है कि वो क्वेश्चन मुझे आ ही रहा है और मुझे इसके 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर वो जो ओवर कॉन्फिडेंस में कभी-कभी वो हम गलत कर बैठते हैं। और दूसरी बात, अगर ऐसे 3-4 लाइन का जो क्वेश्चन रहता है, तो हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं कि नहीं यार, इसमें बहुत कुछ दिया है, तो हमें समझ नहीं पाएगा। लेकिन कोई तो एक वर्ड होता है कि जिसकी वजह से हमें पूरा आंसर मिल जाता है। जैसे कि अभी एग्ज़ाम में भी हुआ था। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन लास्ट में कुछ एक साइड इफ़ेक्ट दिया था कि जो स्पेसिफिकली वो ड्रग के लिए था। तो मुझे ये कहना है कि हर एक क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देना चाहिए, किसी को घबराना नहीं चाहिए। और रही बात लास्ट टाइम की प्रिपरेशन की, जो मैंने बोला शिफ्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट होते रहता है। ये सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट में हम चले जाते हैं, तो उसका इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन बस अगर आप सब्जेक्ट शिफ्ट हो रहा है, तो बस वो कंप्लीट कर कर फिर से बैक ट्रैक पर आना, यही अपनी एक लास्ट चीज़ रहती है सर। चलिए बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन एडवाइस आपने दिया है। डेफिनेटली अगर हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स, अपकमिंग स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर आप लोग इस चीज को फॉलो जरूर करिएगा। ओके चलिए लोकेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ स्पेंड किया। नहीं सर, बच्चों ऐसे को ही। एक इंफॉर्मेशन देने के लिए आपने अपना टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वो लास्ट टाइम जब हम सागर सुबुद्धि सर का इंटरव्यू देख रहे थे ना, तब भी ऐसे लगा था कि अगर मतलब आपको तो हम हर दिन देखते थे, मतलब आपके हर दिन के लाइव सेशन रहते थे, फार्माकोलॉजी हुआ, जो भी कुछ है। तो हम भी ऐसा सोचते थे कि नहीं यार, अभी हमें भी ऐसा कुछ करना है कि हम भी आपके साथ कभी बात कर सके, हम भी कभी टॉपर स्टॉक में आए। तो आज ऐसा लग रहा है कि वो सपना भी पूरा हो गया है सर। थैंक यू सो चलिए मच ये सर। बहुत बढ़िया लोकेश। और ये एक चीज सीखने वाली है आप लोगों को कि यदि अगर आप किसी को देख के मोटिवेट हो रहे हैं, तो सिर्फ मोटिवेट मत होइए, आप ऐसा करने की कोशिश करिए कि हाँ जिस चीज से आप मोटिवेट हो, आज एक दिन आप वहां पे खड़े होके आप दूसरों को मोटिवेट कर सको। तो लोकेश हमारे उन ब्रिलियंट स्टूडेंट में से हैं जिन्होंने अपने सीनियर्स को पढ़ते हुए देखा, उनके उनसे मोटिवेट हुए और ये टारगेट किया कि नहीं, एक दिन मैं भी ऐसी मेहनत करूंगा कि मैं भी यहाँ पे एक अपना मुकाम और अपना नाम हासिल करूंगा। डेफिनेटली लोकेश, आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं और हमारी पूरी टीम ऑफ जीडीसी की तरफ से हम आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देते हैं। आप अपने फ्यूचर पे ऐसे ही साइन करते रहिए, नाम रोशन करते रहिए और
बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर थैंक यू सर, रिजल्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच लोकेश। थैंक यू सर।